नमस्ते दोस्तों, मैं घनश्याम अपने गुरुकुल ऑनलाइन एकेडमी में आप लोगों का स्वागत करता हूं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। हम आपके सामने पर्यावरणीय एक अध्ययन जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के नाम से जाना जाता है, हम उसको लेकर आए हैं। यह एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। यह समझौता 1987 में लाया गया था। ये समझौता एक बहुत विशेष प्रकार की जो समस्याएं पर्यावरण में होने लगी थी, उसी को देखते हुए इस समझौते को हमारे आपके सामने 1987 ईस्वी में ला दिया गया था। वह समस्या थी ओजोन परत क्षरण की। जब हमारे आपके द्वारा कुछ ऐसे अवांछनीय कार्य कर दिए जाते हैं जो पर्यावरण के प्रति काफ़ी नुकसानदेह होती है। हम अपने लाभ के चक्कर में घर, शहर, गांव, हर जगह कुछ विशेष प्रकार उत्पादन करने के लिए उत्सुक हो गए हैं। उसी उत्पाद के चक्कर में हमारे पर्यावरण में कुछ न कुछ बदलाव आए दिन होते चले जा रहे हैं। उसी बदलाव में एक ओजोन परत क्षरण की समस्याएं बहुत तेज़ी से हम लोगों के सामने आ गई है। वो समस्याएं कैसे हमारे आपके द्वारा उत्पन्न होती हैं, तो सबसे पहले हम उसको जानने का प्रयास करेंगे। तो यह जो प्रोटोकॉल लाया गया था, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, इसी के माध्यम से लाया गया था। इसी को सुधारने के लिए लाया गया था। तो पहले समझते हैं कि आखिर इसको ज़रूरत क्या पड़ी। जैसे हम अपने दैनिक जीवन में कुछ न कुछ उत्पाद हद से ज़्यादा करने का प्रयास करते हैं। उस उत्पाद के चक्कर में हमारे आपके द्वारा CFC गैस, मिथाइल, हैलोजन, क्लोरीन उत्पन्न हो जाती हैं। जब ये गैसें उत्पन्न हो जाती हैं तो कहीं ना कहीं ये नुकसान तो करेगी। सपोज दैट एक फिगर के माध्यम से हम लोग समझते हैं। यह हमारी पृथ्वी है और इसमें CFC गैस, मिथाइल, हैलोजन, क्लोरीन गैसें निकलना चालू कर दी और यहीं पर कुछ वृक्ष हैं और हमारे पृथ्वी से वायुमंडल को लगभग हम 5 भाग में बांट के अध्ययन करते हैं। जो पहला भाग होता है हमारा क्षोभ मंडल, जिसे हम परिवर्तन मंडल भी कहते हैं। इसमें जो है आए दिन कुछ ना कुछ परिवर्तन होता रहता है। मौसम का बदलना, बारिश होना, बिजली तड़कना, अनेक प्रकार के जो मौसम होते हैं परिवर्तन होते रहते हैं क्षोभ मंडल में। और दूसरे नंबर पे आता है समताप मंडल और तीसरे नंबर पे मध्य मंडल, फिर नयन मंडल, फिर बाह्य मंडल। हमारा यहाँ औचित्य सिर्फ समताप मंडल से ही है, तो उसको पहले हम समझते हैं। तो ये हमारी पृथ्वी है और पृथ्वी के एक भाग में क्षोभ मंडल है, इसके जस्ट ऊपर समताप मंडल है और समताप मंडल में ही एक प्रकार की विशेष गैस पाई जाती है। इसी गैस को हम ओजोन गैस या ओजोन परत के नाम से जानते हैं। आप लोग साथ में इस फिगर को बनाते चलिए, क्योंकि आप अगर इस फिगर को बेहतरीन तरीके से बना लेते हैं या समझ लेते हैं तो आपको कोई समस्या पैदा नहीं होगी। और यह जो है नीचे क्षोभ मंडल है और दूसरे में समताप मंडल है। और जो ये ओजोन है, इसका निर्माण O2 प्लस नवजात ऑक्सीजन से मिलकर ओजोन गैस का निर्माण होता है। जब हमारे आपके द्वारा बड़ी बड़ी कंपनियों के द्वारा
कुछ ऐसी विषैली गैसें को ला दिया जाता है पृथ्वी पे, तो इससे जब ये गैसें आती हैं तो एक परिवर्तन करती हैं। यह परिवर्तन बहुत बड़े लेवल पे करती हैं। तो यह जो आप देखिए, CFC गैस का निर्माण हमारे आपके द्वारा चाही गई वस्तुओं से होता है, जैसे AC से, फ्रिज से, कूलर से, शीत प्रशीत संसाधन से, मोटे मोटे बिस्तर जो आते हैं जिसे हम गद्दे बोलते हैं उनसे, अनेक प्रकार के उत्पाद से CFC गैसों का निर्माण होता है। और मिथाइल गैसें भी और हैलोजन, क्लोरीन, ये गैसें हमारे आपके द्वारा चाही गई वस्तुओं से होता है। और इन वस्तुओं को मिलाने के बाद जिसे हम कहते हैं ओडीएस को जो है ओजोन नाशक पदार्थ कहते हैं। यह पदार्थ ओडीएस इतने खतरनाक होते हैं कि एक अणु ओजोन के 1 लाख अणु को तोड़ने के बराबर होता है। आप कल्पना कर सकते हैं कि कितना ये ओजोन को नुकसानदेह होती है। जब ये गैस पृथ्वी से उत्सर्जित होती है गुरुत्वाकर्षण के इस पे बल कार्य नहीं करता है, और यह जब जाती हैं समताप मंडल में, ओजोन गैसें जो होती हैं उनसे टच करती हैं, और इनका एक ओडीएस का एक अणु ओजोन के 1 लाख अणु को तोड़ने में सक्षम हो जाता है, और यह परिवर्तन करने के सिलसिले में आगे बढ़ना चालू कर देती हैं। और जो इसका मानक ओजोन परत की जो एक मोटाई का मानक स्तर है 300 डप्सन, अगर ओजोन परत की मोटाई 300 डप्सन है तो मानिए ओजोन परत हमारी सही है, सुचारू रूप से कार्य कर रही है। और जब यह 280 डप्सन के पास आ जाती है तो यह परत क्षरण होना चालू हो जाता है। आप लोग यहाँ औचित्य ये मत लगाइएगा कि क्षरण मतलब होता है छिद्र का होना, नहीं, ये होता है परतों में कमजोर होना। और यहाँ एक बात और ध्यान देने की बात है, जो ओजोन परत की मोटाई है ये डप्सन में मानी जाती है। अब आप लोगों के जहन में एक प्रश्न बनता होगा कि ये डप्सन में क्यों मापी जाती है। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न यही है कि एक बहुत बड़े विश्व लेवल पे एक बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, उन्होंने सबसे पहले ओजोन परत की विशेषता के बारे में बताया, और उन्हीं के नाम पे ये एक मापन यंत्र का निर्माण किया, डप्सन। इसीलिए ओजोन परत की जो मोटाई है डप्सन में नापी जाती है। अब देखिए, और यह ओजोन परत लगभग 18 से 50 किलोमीटर के मध्य में पाई जाती है, लेकिन 18 से 35 किलोमीटर के मध्य में बहुत ज़्यादा संघनन होती है। इतना संघनन होता है कि प्रकाश की जो किरणें आती हैं, अभी आपको आगे देखेंगे, तो पहले यहाँ से देखते हैं। जब यह ओडीएस ओजोन की लेयर से टच होती है तो इसमें विखंडन करना चालू कर देती है, और जब यह विखंडन करती है तो इसके परतों में कमजोरीपन आ जाता है, और यह धीरे धीरे अपने 300 डप्सन से कम होती चली जाती है, और धीरे धीरे यह बहुत कम हो जाती है, और यह इतना कम हो जाती है कि सूर्य का जो प्रकाश होता है अब पृथ्वी पे आने लगता है। अब आखिर कैसे आता है तो हम उसको भी देखते हैं। अब यह परतें कमज़ोर हो चुकी हैं, ओजोन की मात्रा पहले की अपेक्षा पतली हो चुकी हैं। अब देखिए सूर्य का प्रकाश, यह हमारा सूर्य है। अब यहाँ से सूर्य की किरणें पृथ्वी पे आती हैं। सूर्य की किरणें पृथ्वी के साथ साथ हमारे सौरमंडल पे सभी ग्रह उपग्रह पे जाती है, कुछ भाग पृथ्वी पे आती हैं। तो जो भाग पृथ्वी पे आती हैं, यह जैसे सूर्य का जो प्रकाश है पृथ्वी पे आ रहा है, यह जो प्रकाश होता है इसे हम
अल्ट्रावायलेट किरणें कहते हैं। यह डायरेक्ट अगर हमारी पृथ्वी पे आ जाए तो शायद यहाँ जीवन की संभावना ना के बराबर होगी, लेकिन प्रकृति ने हमें अगर यहाँ जन्म दिया है तो उसके पीछे बहुत बड़ा कुछ कारण होता है, वह बचाने का भी कार्य करती है। तो यह जो पृथ्वी, यह जो अल्ट्रावायलेट किरणें आती हैं, यह तीन प्रकार की होती हैं, जिसे हम UVA कहते हैं, दूसरा है UVB कहते हैं, तीसरा है UVC कहते हैं। ABC, यह अल्ट्रावायलेट किरणें जो होती हैं 3 प्रकार की होती हैं, ABC। अब देखिए ये कैसे नुकसान करती हैं। जो ए वाली जो अल्ट्रावायलेट किरणें होती हैं ओजोन परत के समकक्ष आती हैं और इसमें अपने आप को अनुकूल बनाती है और इसमें प्रवेश होके हमारी पृथ्वी पे चली जाती है। और यह जब पृथ्वी पे आती है तो हमारे आपके बहुत ही फायदेमंद होती है। इसी एक किरणें के माध्यम से पृथ्वी पर प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती हैं और हमें आपको और विश्व भर के सभी जीव जंतुओं को विटामिन डी की मात्रा को पर्याप्त बनाती है। यह खतरनाक नहीं होती है, यह जीवन के लिए बहुत ही अनुकूल, बहुत ही ज़बरदस्त होती है। उसके बाद जो बी अल्ट्रावायलेट किरणें हैं यह पृथ्वी पर आती हैं, यहाँ पृथ्वी की तरफ बढ़ती हैं, लेकिन ओजोन परत के समकक्ष आने के बाद यह जो है अवशोषित कर ली जाती हैं, सोख ली जाती हैं और फिर यहीं पर इसका औचित्य खत्म हो जाता है। खतरनाक होती हैं बहुत ही, ये भी खतरनाक, बी वाली खतरनाक होती है लेकिन सी की अपेक्षा कम। अब तीसरी जो किरणें हैं वह प्रकाश पृथ्वी की तरफ बढ़ती हैं और ओजोन परत की सांद्रता पहले से ठीक है तो इसको यहाँ सोख लिया जाता है और सोख को फिर परावर्तित कर दिया जाता है। ये तो हमारा पहले से, अगर पृथ्वी सुचारू रूप से ओजोन परत क्षरण नहीं हुआ है तो ये चलता रहता है। उसके बाद अगर ओजोन परत पहले से हमारे आपके द्वारा कुछ विषैली गैसें छोड़ दी गई हैं, ओडीएस जैसी गैसों का निर्माण हो गया है और ये परतों को कमज़ोर कर दी हैं, तब यह किरणें बी और सी पृथ्वी पे इसके अंदर के इसको बेधती हुई अंदर चली जाती है और जब ये अंदर प्रवेश करती है तो पृथ्वी पे एक हाहाकार की स्थिति पैदा होती है। इसका प्रभाव दक्षिणी ध्रुव पे सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। वायुमंडल की एक क्रिया के माध्यम से अब आप लोगों के जहन में एक प्रश्न बनता होगा कि हम लोग तो रहते हैं दक्षिणी गोलार्ध के मध्य में या उत्तरी गोलार्ध में, तो हमारे ये जो गैसें हैं कैसे दक्षिणी गोलार्ध पे चली जाती हैं, वहाँ समस्याएं कैसे ये सबसे ज़्यादा पैदा हो गई हैं। यह वायुमंडलीय एक क्रिया होती है जिसके द्वारा जो गैसें होती हैं ध्रुवीय क्षेत्र पे चली जाती हैं और वहाँ पर दक्षिणी ध्रुव पे सबसे ज़्यादा ओजोन परत की क्षरण की समस्या देखने को मिलती है। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि वहाँ पर एक पेंगुइन नामक जीव है, उसके मल के त्यागने से ये समस्याएं पैदा हो रही हैं। अभी आदमी सोच चल रहा है, आगे क्या निर्णय होगा आप लोग देखेंगे। और ओजोन परत की जो क्षरण की सबसे ज़्यादा समस्या है दक्षिणी गोलार्ध पे देखा गया है और आप लोगों के माध्यम से देख ही रहे होंगे कि जहाँ पर ओजोन क्षरण हो रहा है वो भाग नीला होता दिखाई दे रहा होगा और जहाँ क्षरण नहीं है
वहाँ पर हरापन की स्थिति पैदा है। ठीक है, और यह जब अल्ट्रावायलेट किरणें पृथ्वी पर प्रवेश करती हैं तो अनेक प्रकार अब ये छिद्र हो गया, प्रवेश करने लगी। तो इसकी जानकारी सबसे पहले 1985 में अटलांटिक महासागर जो द्वीप है वहाँ पर देखा गया था। और देखने वाले सबसे पहले जो थे जोसेफ फोरमैन, उन्होंने देखा कि यहाँ पर कुछ न कुछ बदलाव हो रहे हैं। छोटे छोटे जो पादप पनप रहे थे वो जल रहे थे और वहाँ के जीव जंतुओं में समस्याएं आए दिन बढ़ती चली जा रही थी। सबसे पहले जोसेफ फोरमैन ने ओजोन परत क्षरण के बारे में बताया था। इसीलिए जोसेफ फोरमैन को ओजोन छिद्र का खोजकर्ता कहा जाता है। अब देखिए, जब यह किरणें इसके अंदर प्रवेश कर जाती हैं तो आए दिन कुछ बीमारियां फैलने लगती हैं, जिसमें से अगर ये छिद्र होके आ गई तो कुछ ना कुछ इसका दुष्परिणाम दिखाई देने लगेगा, जैसे त्वचा कैंसर। यह इतनी खतरनाक किरणें होती हैं अल्ट्रावायलेट, खास करके सी। एक बार प्रश्न बना था कि सबसे खतरनाक किरणें कौन होती हैं, आप लोग ऑप्शन में बताएंगे सी, सबसे खतरनाक। सबसे खतरनाक किरणें जो होती हैं सी होती हैं। और एक बार पीसीएस आयोग भी पूछा था और सुपर टेट में भी पूछा गया था कि सबसे खतरनाक किरणें कौन होती है, आप लोग बताएंगे सी, अल्ट्रावायलेट किरण सी, जिसे हम यूवीसी के नाम से भी जानते हैं। अब इसके दुष्परिणाम में त्वचा कैंसर। अब ये अल्ट्रावायलेट किरणें जब पृथ्वी पे आती हैं तो त्वचा की, मानव शरीर के त्वचा पर इसका प्रभाव इतना तेजी से पड़ता है, कोशिकाएं जला देता है। जब कोशिकाएं को जलाने लगता है तो त्वचा कैंसर जैसी स्थिति पैदा होने लगती है, जो बहुत ही नुकसानदेह होती है। उसके बाद होता है चर्म रोग। जब त्वचा को ये जलाने का कार्य करती है तो त्वचा में परिवर्तन होने लगता है, ऊतकों में परिवर्तन हो जाता है। जब ऊतकों में परिवर्तन होता है तो चर्म रोग जैसी स्थिति सामने दिखाई देने लगती है। और उसके बाद मोतियाबिंद। और यह जो किरणें हैं पृथ्वी पे आते ही मानव के आँख पे सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है, क्योंकि मानव की आँख सबसे बहुत ही नाजुक चीज़ होती है। सबसे पहले प्रभाव यहीं पर आँखों पे दिखाई देता है। आँखों में मोतियाबिंद जैसी स्थिति आ जाती हैं, आँखों में जलन होने लगती हैं, अनेक प्रकार के कारणों को जन्म देने लगती हैं। उसके बाद रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी। हमारे शरीर में इससे रोग प्रतिरोधक क्षमताओं में बहुत ही ज़्यादा कमी होने लगती है कि अब कोई भी या इसके तब अनेक प्रकार की बीमारियों का घर बन जाता है। फिर जीनों में परिवर्तन। ये किरणें इतनी नुकसानदेह होने लगती हैं कि पूरे डीएनए को परिवर्तन कर देती हैं। जब डीएनए को परिवर्तन करने लगती हैं तो इसमें जो संतानें पैदा होने होगी शायद विकलांग पैदा हो। तो इसके बाद प्रकाश संश्लेषण की दर में कमी। और ये किरणें जब प्रवेश कर जाती हैं पृथ्वी में तो प्रकाश संश्लेषण की स्थिति में कमजोरी बना जाता है, क्रियाएं नहीं कर पाती हैं, पौधे सूखने लगते हैं। उसके बाद जल में ऑक्सीजन की कमी होने लगती है। जल में जो ऑक्सीजन की मात्रा पहले से लेवल तय होती पर्यावरण के द्वारा जो तय है उसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन होगा। जब परिवर्तन होगा तो उसमें जीव जंतुओं की संख्या में मृत्यु ज़्यादा होने लगेगी। तो यानी कि इकोलॉजी सिस्टम जो होता है बिखरने लगता है। अनेक ऐसे बहुत से कारण हैं जो इसके दुष्परिणाम हमारे आपके द्वारा देखे जा सकते हैं। इसी को समस्या को समाधान करने के लिए 16 सितंबर 1987 को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को लाया गया और यह प्रोटोकॉल 1989 ईस्वी को लागू कर दिया गया था।
और एक लक्ष्य रखा गया 2010 कि 2010 तक हम इस समझौते के तहत इन विषैली गैसों को रोक लगाएंगे। और रोक लगाने के बाद और यह देखेंगे कि हमारा जो हमारा ओजोन परत क्षरण है रुका कि नहीं। अगर आप लोगों को नीचे नहीं दिख रहा होगा तो आप लोग नोट करते चलिएगा। और इसके बाद जब ये समझौता हो गया, कुछ समझौता और बच गए थे। यह कारगर सिद्ध नहीं हो पाया। इसको सुचारू रूप से आगे बढ़ाने के लिए कुछ समझौता और लाया गया, जिसमें से एक समझौता था किंगाली समझौता। किंगाली समझौता में यह है रवांडा का एक शहर है, वहाँ पर इस समझौते को लाया गया था। यह समझौता 2016 में हुआ था। यह भी ओजोन परत के क्षरण को रोकने के लिए लाया गया था। और इसमें जो है HFC जो गैस है, यानी कि हाइड्रोक्लोरोकार्बन को रोकने के लिए ये समझौता लाया गया था। और इसका लक्ष्य रखा गया था 2045 तक हम इस समझौते को बेहतरीन तरीके से कार्य करें और 2045 तक इसको ख़त्म करें। फिर उसके बाद एक सम्मेलन और आया जिसे हम हेलसिंकी सम्मेलन कहते हैं। यह सम्मेलन 1989 को ईस्वी को ही ला दिया गया था। और इसमें CFC गैस को जो ज़्यादा हमारे आपके द्वारा उत्सर्जित किया जा रहा है, इसको रोका जाए। रोकने के लिए सब बहुत ही तेज़ी से इस समझौते को लाया गया। और 2010 तक भी इन्होंने भी 2010 तक अपना लक्ष्य रखा कि हम CFC को 2010 तक ख़त्म करेंगे और जड़ से ख़त्म करेंगे। तो जो विकासशील देश थे उनको कुछ छूट दी गई और जो विकसित देश थे उनको एक नियम के तहत उनको बांधा गया कि आप अब इनसे ज़्यादा उत्पादन नहीं करेंगे। लेकिन यह समझौता पूर्ण रूप से कारगर सिद्ध होता हुआ नहीं दिख रहा है, क्योंकि अनेक प्रकार की समस्याएं ध्रुवीय क्षेत्र पर देखने को मिल रही हैं। आप लोग अब इसको नोट कर लीजिएगा और अगर इसमें कोई समस्या पैदा हो रही है, कहीं समझ में नहीं आ रहा है, तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं। तो अपना प्यार और सपोर्ट देने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू दोस्तों।